नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राकेश प्रजापति। कल या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स के अंदर। टॉपिक का नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी आर्थिक सुधार की हम बात कर रहे थे। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, कंटिन्यूटी में चल रहा है ये टॉपिक। मैंने बहुत सारी बातें आपको इसमें समझा दी है वन बाय वन। मैं भी आप लोगों को क्लियर भी हुई होगी। कल जहाँ से हमने टॉपिक ख़त्म किया था, हम आज उसको आगे बढ़ाते हैं। कल मैं आपको फिस्कल रिफॉर्म्स पढ़ा रहा था। फिस्कल रिफॉर्म्स में मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था। जीएसटी पढ़ाने के साथ ही मैं एक चीज़ आपको बोल के गया था कि संविधान संशोधन कैसे होता है। यहाँ पे मैंने लिखा था कि 101वां संविधान संशोधन हुआ। एक यहाँ पे शब्द आया है दोस्तों, बिल। देखो, नॉर्मली ये जो टॉपिक है ये है राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, जितना मुझे इस बारे में आइडिया है मैं उतना आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो चीज़ है कि बिल क्या है। बिल क्या चीज़ है वो हम समझ लेते हैं। जैसे मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूँ, है ना। आज यहाँ से संविधान संशोधन अपने को शुरू करना था, उससे पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको कि बिल क्या होता है। बिल ऐसे होता है कि गवर्नमेंट जो होती है, जो भी सरकार होती है, उसको चाहिए होता है पैसा। पैसे जो रखने के, मतलब जैसे हमारे पास में गुल्लक होते हैं कि इतने पैसे इसमें डालने हैं, इतने पैसे इसमें डालने हैं, उसमें उसी तरह गवर्नमेंट के पास में भी गुल्लक होते हैं जिसको निधि बोलते हैं। निधि बोल सकते हैं, जिसको फंड बोलते हैं। अलग अलग फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, कंटिजेंसी फंड होते हैं। तो इस टाइप के फंड जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, उनमें से पैसे निकालने के लिए या किसी भी कारण से अगर कोई भी क्या लाया जाता है, प्रस्ताव। प्रस्ताव को अपन बोल सकते हैं प्रपोजल। प्रपोजल लाया जाता है कहाँ पे? संसद में। तो वो प्रपोजल क्या कहलाता है दोस्तों? बिल कहलाता है। यहाँ ये जो प्रस्ताव हो सकता है वो फंड के लिए भी हो सकता है, किसी अदर रीज़न यानी किसी अन्य कारण के लिए भी हो सकता है। तो जो भी प्रस्ताव किसके अंदर लाया जाता है, संसद के अंदर, वो प्रस्ताव क्या कहलाता है दोस्तों? बिल कहलाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि बिल क्या चीज़ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, घर के एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक कोई बंदा है, जैसे ये बंदा हो गया, ये इसके फादर हो गए, ये तो फादर हो गए, और ये मान लो रामू हो गया। रामू गया अपने फादर के पास में और बोला, फादर जी मुझे ना 5,000 रुपये चाहिए। फादर ने डिस्क्रिप्शन बोल दिया कि बोला बेटा बता किस किस चीज़ों के तुझे चाहिए। तो इसने बोला कि पापा मुझे 2,000 रुपये की बुक्स खरीदनी है, फिर मुझे 2,000 रुपये के कपड़े लेने हैं, और 1,000 रुपये का मुझे रूम रेंट देना है। मतलब 3 कारण बताए, ये 3 के 2,000 रुपये कपड़े, 2,000 की बुक्स या 1,000 के रूम रेंट। तो रामू का अपने फादर से क्या मांगना? पैसे मांगना या रुपए मांगना। ये 5,000 रुपये की जो डिमांड की गई है, ये फादर के सामने क्या किया गया है? पेश किया गया है। तो ये जो डिमांड पेश की गई है, इसको ही क्या बोलेंगे? बिल। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है? प्रस्ताव। और ये किसके सामने पेश किया गया है? संसद के सामने। यहाँ घर की संसद फादर हो गया, तो फादर के सामने पेश किया गया है, तो संसद के सामने पेश किया गया ये प्रस्ताव जो है, यही प्रस्ताव क्या कहलाता है दोस्तों? बिल कहलाता है। ठीक है, बिल क्लियर हो गया। अब अगर बिल क्लियर हो गया है तो टॉपिक को मैं आगे लेके चलता हूँ। टॉपिक में आगे है कि जीएसटी के अंदर मैंने बताया था कि 122वां, जीएसटी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि बिल जो रखा था वो 122वां बिल था। ठीक है, और जब संविधान संशोधन हुआ तो वो 101वां संविधान संशोधन था। तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों 122 से 101 तक? डिफरेंस इसलिए क्योंकि हर प्रस्ताव संसद में क्या हो? मंजूर हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो कहने को ये बोल सकते हैं कि 122 प्रस्ताव रखे गए पर संसद ने मंजूर कितने किए? इस डेट तक 101। तो ये 101वां संविधान संशोधन हो गया। मेरे कहने का बेसिक मीनिंग ये है कि मुझे आपको बताना है संविधान संशोधन कैसे होता है। देखो, राजनीति विज्ञान के अंदर
या मैं ऐसे बोल दूं, संविधान के अंदर एक आर्टिकल है दोस्तों, संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। उसमें बताया गया है कि संविधान संशोधन करने के 2 तरीके हैं। एक है विशेष बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। अनुमोदन मतलब एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की बात चल रही है। संविधान संशोधन 2 टाइप से हो सकता है, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये बात कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 368 में। पर भारत के अंदर, इंडिया में संविधान संशोधन कितने टाइप से होता है? तो इंडिया में संविधान संशोधन होता है 3 टाइप से। एक है साधारण बहुमत से, दूसरा संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत से, और तीसरा विशेष तो क्या हो गया? बहुमत प्लस आधे राज्यों का क्या है? अनुमोदन। देखो, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कैसे होता है? अलग अलग इनके सब्जेक्ट है दोस्तों, सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग टाइप से संविधान संशोधन होते हैं। कि साधारण बहुमत, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें साधारण बहुमत से हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत चाहिए, कुछ ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। ठीक है, अब देखो साधारण में क्या होता है, जितने भी मेंबर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यहाँ बात में जहाँ भी उपस्थिति की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ संसद की। संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसदन के साथ इस सदन की बात करो चाहे इस सदन की बात करो, मैं ओवरऑल किसकी बात कर रहा हूँ? संसद की। तो संसद में जितने भी उपस्थित क्या होते हैं? उपस्थित मेंबर, उनमें 1/2 यानी आधा, आधा प्लस 1, अगर इनका क्या मिल जाता है? बहुमत मिल जाता है, तो वो बहुमत कहलाता है साधारण बहुमत। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि लोकसभा की सीट है 200, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि लोकसभा की 200 सीट है। अगर हमें साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन करना है तो या तो वोट पक्ष में पड़ेंगे या वोट कैसे पड़ेंगे? विपक्ष में। अगर पक्ष में 101 वोट पड़ जाते हैं तो वो संविधान संशोधन पारित हो जाएगा, और अगर 101 वोट नहीं पड़ते हैं तो संविधान संशोधन पारित नहीं होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा साधारण बहुमत कैसे होता है। ठीक है, दूसरा अपन चलते हैं कि विशेष बहुमत से संविधान संशोधन कैसे होता है। तो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन में क्या होता है? टोटल जो मेंबर होते हैं, यहाँ में बात देखो, यहाँ बात की थी उपस्थित मेंबर, मतलब जिस दिन संविधान संशोधन करना है उस दिन संसद में मेंबर कितने प्रेजेंट थे, और यहाँ बात मैं कर रहा हूँ टोटल मेंबर्स की, कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका क्या चाहिए होता है अपने को? बहुमत। प्लस क्या चाहिए? प्लस चाहिए उपस्थित व मतदान, जिन्होंने वोट किया है उसमें जो भाग लेते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो वही पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ कि लोकसभा में मेंबर्स हैं 200, ठीक है, तो बहुमत कितने का चाहिए? 101 का। 101 वोट किस में पड़ने चाहिए? पक्ष में। पर एक बात के लिए मान के चलो कि उस दिन, जिस दिन विशेष बहुमत से संविधान संशोधन हो रहा था, उस दिन 120 मेंबर्स ही क्या थे? प्रेजेंट थे। तो इनका भी कितना, या मान लो 120 नहीं मानते हैं, 180 मानते हैं, 180 ना, 180 मान लो उस दिन मेंबर, 180 मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे, तो 180 इंटू 2/3, तो ये हो गया 60। और टोटल कितने वोट चाहिए? 120। मतलब यहाँ विशेष बहुमत में 101 पक्ष में पड़ गए, इससे काम नहीं चलेगा। कम से कम कितने वोट अपने पक्ष में होने चाहिए? तो वो हो गए 120। विशेष में मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर होगा कि टोटल मेंबर्स जैसे मान लो 200 थे, तो हमें कितने पक्ष में चाहिए? 101 तो पक्ष में चाहिए ही चाहिए, प्लस ये एंड वाली कंडीशन है दोस्तों, और वाली नहीं है, ये तो है ही है, साथ में ये भी होना चाहिए उपस्थित और मतदान में भाग। जैसे मान लो उस दिन 180 लोगों ने ही भाग लिया, तो उनका 2/3 मतलब 120 वोट भी क्या होने चाहिए? अपने सपोर्ट में होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर दोस्तों, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का क्या चाहिए अपने को? अनुमोदन चाहिए, या बोल लीजिए एक्सेप्टेंस चाहिए, या स्वीकृति चाहिए, कुछ भी बोल लीजिए, नॉर्मल सी बात है। विशेष बहुमत मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं पूरे की, प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। जैसे अभी 28 स्टेट हैं इंडिया में, तो कम से कम कितने राज्यों का सपोर्ट चाहिए? 14 राज्यों का। कहने का मतलब ये है कि जिसकी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है
उसी की सरकार कम से कम कितने स्टेट में होनी चाहिए, तो 14 स्टेट में होनी चाहिए, तो संविधान संशोधन होगा। अब जैसे मान लो जीएसटी का बिल जब पास हुआ था, जीएसटी का जब एक्ट बना था, उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको कि उस पर्टिकुलर टाइम में मान लो 200 मेंबर्स थे लोकसभा में, तो ये वाली चीज़ मतलब 101 क्या होने चाहिए पक्ष में। दूसरा उपस्थित मान लो उस दिन 180 थे, तो 120 क्या होने चाहिए पक्ष में। मतलब मिनिमम कितने पक्ष में चाहिए, 120 प्लस कितने स्टेट थे, 14 स्टेट का क्या चाहिए था, अनुमोदन। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जाके एक्सेप्टेंस मिली थी, यानी संविधान संशोधन हुआ था। और जो संविधान संशोधन हुआ था वो तो था 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, आई थिंक मैंने ये ठीक ठाक समझा दिया है, आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कंटिन्यूटी में आगे चलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की बात थी दोस्तों, मेरे से जितना बेटर हुआ मैंने उतना बेसिक से आपको समझाया है। आज का टॉपिक जो है इस चैप्टर का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम शुरू करेंगे एलपीजी, लिक्विड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बात मैं कर रहा हूँ किसकी, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब है बाहरी क्षेत्र में किन किन टाइप के सुधार किए गए, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें जो पहला पॉइंट आपको बताने वाला हूँ मैं, वो है कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ क्या होता है, देखो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दोस्तों, बट इकोनॉमिक्स का बहुत टिपिकल टॉपिक है। मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स के लोगों को भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं भी आपको समझ में आए। आई थिंक मुझे इसको हटा देना चाहिए, मैं हटा देता हूँ इसको एक बार। ये मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ क्या होती है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ क्या होती है, इसको मैं बोल सकता हूँ रुपए की परिवर्तनशीलता। रुपए की परिवर्तनशीलता, देखो होता क्या है कि अपनी करेंसी है इंडिया की रुपीज़, उसको कन्वर्ट कराना है किस में, डॉलर में। मतलब अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसको किसी अदर करेंसी में क्या करवाना है, हमें कन्वर्ट करवाना है। बट किसके साथ, बिना किसी गवर्नमेंट हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस के। मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को किसी अदर करेंसी में क्या करवाना, कन्वर्ट करवाना बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के, वही क्या होता है, रुपए की कन्वर्टिबिलिटी। मतलब रुपए की परिवर्तनशीलता वही होती है। अच्छा देखो क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी। 1991 से पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले क्या होता था दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले रुपए की जो कन्वर्टिबिलिटी थी, वो कन्वर्टिबिलिटी सारी की सारी कौन डिसाइड करता था, गवर्नमेंट। मतलब जैसे मान लो $1 है, $1 की रेट मार्केट में क्या चल रही है उससे मतलब नहीं, गवर्नमेंट ने बोल दिया $1 कितने रुपए के बराबर होगा, 30 रुपये के बराबर, तो वो कितने रुपए के बराबर होता, 30 रुपये के बराबर। अब मार्केट हाई है, लो है, मंदी है, तेज़ी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार ने बोल दिया कि कन्वर्टिबिलिटी की रेट हम फिक्स करेंगे, तो हम ही फिक्स करेंगे। ठीक है, अब इसको कन्वर्टेबल करने से मतलब लॉस क्या, बेनिफिट क्या, आप ये समझो कि जैसे मान लो एक यूएसए की कंपनी है, उसको इंडिया में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई $1 के बराबर, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कितने रुपए है, 10 रुपये है। तो मार्केट में उसकी रेट मान लो चल रही है 80 रुपये, पर गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, 10 रुपये है। अब मान लो कोई वो कंपनी, यूएसए की जो कंपनी थी, वो $10,000 लाई, तो अगर वो इन डॉलर को इंडिया में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, इनको इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो मतलब उसने रुपए कितने इन्वेस्ट किए दोस्तों, 1 लाख। और अगर यही इन्वेस्टमेंट मार्केट रेट के बेस पे हो तो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी, 8 लाख की। मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो इस केस में अमेरिका ने बोले भाई ये जो तुम रुपए की सबसे पहले है ना, इसको कन्वर्टेबल बनाओ,
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ, इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। आपको ये एलपीजी के पार्ट के अंदर समझिए कि ये ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण अलग मैटर हो गया, प्राइवेटाइजेशन मैं आपको कल बताऊंगा। ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा क्या है कि रुपए को क्या बनाओ, कन्वर्टेबल बनाओ। तो रुपए को कन्वर्टेबल बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या बनाया गया वो देखते हैं। 1992 में क्या किया गया, लेरम्स शुरू किया गया दोस्तों। लेरम्स का मतलब है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम की क्या की गई, शुरुआत की गई। कब की गई, 1992 में। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत रुपए को ट्रेड अकाउंट पर आंशिक रूप से क्या कर दिया गया, कन्वर्टेबल बना दिया गया। अब पहले पूछे कि सर ये चीज़ क्या है, ये क्या बला है, ट्रेड अकाउंट क्या है। दूसरा ये पूछे कि सर आंशिक रूप से कन्वर्टेबल का मतलब क्या है। दोनों चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं आई थिंक हटा देता हूँ, मैं दोनों चीज़ें आपको समझा देता हूँ। देखो कुछ वर्ड आएंगे इसमें आपके, वो मैं चीज़ें समझा देता हूँ। एक आएगा इसके अंदर ट्रेड अकाउंट, दूसरा आएगा इसके अंदर करंट अकाउंट, तीसरा इसके अंदर आएगा कैपिटल अकाउंट। याद रखना तीनों के अंदर, इसके अंदर भी बात हो रही है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, इसके अंदर भी बात हो रही है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। इन दोनों में क्या है, ट्रेड अकाउंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ किसका, गुड्स का। इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गुड्स भी हो गया, सर्विसेज भी हो गई और कुछ अदर है तो वो चीज़ भी हो गई, ठीक है। तो ट्रेड अकाउंट का मतलब क्या हो गया, क्या किया गया, रुपए को ट्रेड अकाउंट पर, ट्रेड अकाउंट मतलब सिर्फ गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या कर दिया गया, कन्वर्टेबल बना दिया गया। बट किस टाइप से, आंशिक रूप से। आंशिक रूप से का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी को $100 यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्ट करने हैं, तो $100 में गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई जो 40% हिस्सा है, मतलब कितने डॉलर हो गए, $40 की रेट कौन फिक्स करेगा, $40 की रेट फिक्स करेगी गवर्नमेंट। बाकी बचा 60%, मतलब कितने डॉलर, $60। और $60 की रेट आप कैसे फिक्स कर लो, आप फिक्स कर लो मार्केट के हिसाब से। तो ये पार्शली क्या किया गया, ये पार्शली कन्वर्टेबल बना दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने कितने परसेंट रेट डिसाइड की, 40% मार्केट रेट से, बाकी का 60% डिसाइड होने लग गया, ठीक है। फिर हुआ क्या, 1993 में यूरेम्स चालू किया गया दोस्तों। ये मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। 1993 में यूरेम्स चालू किया गया। यूरेम्स की फुल फॉर्म हुई यूनिफाइड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। यूनिफाइड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इनकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेरम्स क्या होता है, कब शुरू किया गया, यूरेम्स क्या होता है, कब शुरू किया गया। अब देखो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत रुपए को किस अकाउंट पर, वही वापस आ गया ट्रेड अकाउंट पर, फुल्ली क्या करवा दिया गया, कन्वर्टेबल बना दिया गया। तो ट्रेड अकाउंट मतलब अभी भी बात किसकी कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओनली ऑन गुड्स की। और इसको पूरे, अगर वो $100 इन्वेस्ट कर रहा है तो 100 की रेट किस बेस पे डिसाइड होगी, तो 100 की 100 रेट किस बेस पे डिसाइड होगी, मार्केट के बेस पे डिसाइड होगी, ठीक है। यूरेम समझ गए। इसके तहत क्या किया गया ये भी क्लियर हो गया। फिर आता है 1994 में रुपए को किस अकाउंट पर, करंट अकाउंट पर क्या बना दिया गया दोस्तों, फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया। करंट अकाउंट में आप लोगों को समझा चुका हूँ। करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किन किन चीज़ों का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, गुड्स का, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका, सर्विसेज का। इन पे क्या बना दिया गया, कन्वर्टेबल, और वो भी कौन सा, फुल्ली कन्वर्टेबल बना दिया गया। अब देखो 1994 तक इंडिया ये काम कर चुका था। 1995 में क्या हुआ दोस्तों, 1995 में ये आई थिंक समझ आ गया होगा तो मैं हटा देता हूँ। 1995 में क्या हुआ दोस्तों, 1995 में यूएसए से, अमेरिका से कॉल आया, बोले मनमोहन सिंह जी आपने अपने एक अकाउंट को, मतलब कौन से अकाउंट को, मैंने आपको यहाँ पे 2 अकाउंट बताए। एक बताया था मैंने आपको ट्रेड अकाउंट, दूसरा मैंने बताया आपको करंट अकाउंट। आपने इन दोनों को तो क्या कर दिया है, इन दोनों को तो आपने कन्वर्टेबल बना दिया गया है। अब बचा है आपके पास में कैपिटल अकाउंट। तो आप ये बताओ कि कैपिटल अकाउंट को कन्वर्टेबल कब बनाओगे। तो मनमोहन सिंह जी बोले सर थोड़ा टाइम दो, बनाते हैं, इसको भी जल्दी बनाते हैं। तो 1995 में क्या किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने फॉर्मूला है, तारापुर जी को कमेटी गठित की गई, तारापुर समिति। इनको बोला गया कि भाई इकोनॉमी की सर्वे करो और बताओ कि कैपिटल अकाउंट को कब तक कन्वर्ट हम कर सकते हैं।
अच्छा, पहले ये समझो कैपिटल अकाउंट में होता क्या है। मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट के लिए किसमें क्या करना है, आपको करेंसी कन्वर्ट करनी है। इन्वेस्टमेंट के पर्पस से करेंसी कन्वर्ट करना क्या कहलाता है। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट का बात आता है, तो इन्वेस्टमेंट आएगी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कल FII बताया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी किस में होगी, शेयर मार्केट में। दोस्तों अगर आपको याद हो तो FII को मैंने एक वर्ड काम में लिया था, जिस वर्ड को मैंने बोला था हॉट मनी। हॉट मनी क्यों बोला था, उसका रीज़न मैं अब बताता हूँ आपको। कोई भी कंपनी FII के तहत क्या करेगी, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगी। कोई उसने असेट्स नहीं खरीदी है इंडिया में, डायरेक्ट पैसे किस में डाल दिए, शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया गया था, कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट कर दिया गया इसके अंदर, तो उन्होंने जितना भी पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया। जैसे ही इनको लगा कि भाई उस पर्टिकुलर देश में, मान लो USA के नागरिकों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो USA में क्या आ गई, मंदी, और इकोनॉमी में पैसा डाला, मान लो इकोनॉमी बहुत सारा पैसा डाला इकोनॉमी में, मान लो 100 रुपये हैं, 40 रुपये या 50 रुपये किसने डाल दिए, USA ने अपने डाल दिए। जैसे ही USA में मंदी आई, इन्होंने अपने 40-50 रुपये निकाल लिए। मतलब एक टाइम में 50% हिस्सा क्या कर लिया इन्होंने, वापस मार्केट से खींच लिया। और अगर 50% हिस्सा वापस मार्केट से खींच लिया, तो मार्केट की क्या सिचुएशन होगी, आप सोच के देखिए। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी थे, उनको डर था इस चीज़ का कि कैसे क्या होगा, तो फिर भी उन्होंने तारापुर समिति का गठन किया और बोला कि इकोनॉमी का सर्वे करो और रिपोर्ट दो। तो मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि कैपिटल जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से करेंसी को क्या करना, कन्वर्ट करना। और यहाँ जो मेजर बात आती है वो आती है दोस्तों FII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, हॉट मनी भी बोला जाता है। तारापुर समिति जी ने इसका गठन किया और रिपोर्ट दी ही थी कि 1997 में दोस्तों एक संकट आ गया। उस संकट को बोला जाता है एशियाई संकट। उस संकट को बोला जाता है एशियाई संकट। एशियाई संकट क्या है, कैसे इसने रुपए को कन्वर्टेबल होने से रोका, भारत का जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्ट कर रहे थे उनको कैसे रोका, इस पे चर्चा आज नहीं करेंगे दोस्तों, इस पर चर्चा कल करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बताया आपको। मैंने आज तो एक तो आपको बताया था संविधान संशोधन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, साधारण बहुमत, विशेष और आधे राज्यों का बहुमत कैसे होता है। मैं आपको एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको बता रहा था, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज़ बताई मैंने, लेरेम्स बताया, यूरेम्स बताया, ट्रेड अकाउंट बताया, आंशिक रूप से कन्वर्टेबल कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे चल रहा था कि तारापुर समिति ने कैपिटल अकाउंट में कैसे कन्वर्ट किया, और मैंने अपनी बात यहाँ पे लाके ख़त्म करी आज कि 1997 में एशियाई संकट क्या आ गया। अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं तो इसके बारे में पढ़िएगा और पता कीजिएगा एशियाई संकट क्या था, कैसे आया, कैसे नहीं आया। अगली क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप अब मेरी क्लासेस के बारे में कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और मिलते हैं अगली क्लास में।